हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय। जी हां, क्षेत्रीय भाषा शिक्षण यानी कि हिंदी भाषा। जी हां, क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आने वाला विषय हिंदी भाषा शिक्षण का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं इकाई 4 की। जी हां, इस पाठ जिसका नाम है गद्य और पद्य शिक्षण के इकाई 4 की। इस पूरे वीडियो में हम जो बात करने वाले, मैं आपको पहले ही बता दूं, हम बात करेंगे श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, यानी कि ये संस्था क्या होती है, ये संस्था कैसे प्रवेश दिलाती है और छात्रों ने अब तक क्या क्या कीर्तिमान रचे, कैसे डिग्री डिप्लोमा हासिल करके सरकारी पदों पर नियुक्ति प्राप्त की है, ये आपको मैं बताऊंगा। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि हमारी संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज किस किस प्रकार के विभिन्न कोर्सेज ऑफर करते हैं और उनमें आप प्रवेश कैसे पा सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे एमपी डीएलएड के विषय क्षेत्रीय भाषा शिक्षण में हिंदी भाषा शिक्षण का इकाई 4, जी हाँ, जिसका नाम है गद्य और पद्य शिक्षण, यानी कि गद्य और पद्य पढ़ाना हो तो उसका शिक्षण कैसे दिया जाता है छात्रों को, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। यूनिट शॉर्ट है, छोटी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया यूनिट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताऊंगा जो आपकी डीएलएड की परीक्षा से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए इस चैनल पर तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, आप किस प्रकार के वीडियोस और देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज की। तो श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज संपूर्ण भारत भर की एक जानी मानी संस्था है जो भारतवर्ष से किसी भी राज्य के छात्र को हमारे यहाँ एडमिशन दिलाती है विभिन्न कोर्सेज में। आप जैसे भी एडमिशन लेना चाहें, अगर डिस्टेंस मोड यानी कि आप नियमित ना होकर स्वधाई रहें प्राइवेट, या फिर आप नियमित रेगुलर में हो सकते हैं, डिस्टेंस मोड से पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग की भी सुविधा उपलब्ध है, क्लासेस मिलते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है और साथ ही साथ आपके पास होने की पूरी सुनिश्चितता की जाती है। ना सिर्फ प्रवेश दिलाते हैं बल्कि सुनिश्चित करते हैं। हजारों छात्रों ने अभी तक हमारे यहाँ एडमिशन लेकर, सैकड़ों हजारों छात्रों ने हमारे यहाँ प्रवेश पाकर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है। अभी भी हजारों छात्र अध्ययनरत है और आप जैसे हजारों छात्र हमारे वीडियो देखकर हमारे चैनल पर आते हैं, साथ ही साथ हमारे संस्था से जुड़ते हैं। तो आप भी देर मत कीजिए, विभिन्न कोर्सेज में आप एडमिशन पा सकते हैं। हमारी संस्था आपको कोर्सेज ऑफर करती है जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, डीएड, एमए, एमकॉम, एमएससी, साथ ही साथ एएनएम, इस प्रकार के कोर्सेज, और साथ ही साथ रीड की तैयारी, सीटेट की तैयारी, एमपीटीईटी की तैयारी, इन विभिन्न कोर्सेज तैयारी आपको कराई जाती है। जी हाँ, तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और हमारी संस्था आपको सब कुछ ऑफर करती है। तो ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। यदि आपका कोई सगे संबंधी प्रवेश पाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश से संबंधित जानकारी, फीस से संबंधित जानकारी, सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दिए गए नंबर पे संपर्क करें, देर ना करें और प्रवेश लें और अपनी सरकारी पद पर नियुक्ति, मनचाहे डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना अवश्य पूरा करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की। अब हम बात करते हैं हमारे इस पूरे वीडियो के इस इकाई के अंक विभाजन की। जी हाँ, ये जो पूरी इकाई है इस पे कितने अंक आवंटित है, कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, कौन से आएंगे, सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बात करें यही हमारा विषय हिंदी भाषा शिक्षण जो क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है, उसके इकाई 4 की बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो इसका इकाई 4 जो है, इस पे कुल अंक आवंटित है कितने, 13। जी हाँ, इस पे 13 अंक आवंटित है। इन 13 अंकों में इनका विभाजन कैसा है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ 1 मार्क के 3 प्रश्न है। जी हाँ, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। साथ ही साथ 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, यानी वेरी शॉर्ट जो आता है वो है। साथ ही साथ 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन है और एक 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है कि लॉन्ग भी आ रहा है, यानी एक दीर्घ उत्तरीय, एक लघु उत्तरीय, एक अति लघु उत्तरीय और 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स। तो ये हो गया 5 और ये 3 8 और ये 2 10, 10 3 13। तो इस प्रकार से कुल 13 अंक आवंटित है। यहाँ से कोई बहुत बड़ा प्रश्न तो नहीं आता, 6 नंबर का, 5 नंबर का, ज्यादा ऐसे तो नहीं, बस एक ही आता है। साथ ही साथ 3 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न, तो बहुत आसान है पाठ। साथ ही साथ जो मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा उन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात होगी इसके अंक विभाजन की। तो इस इकाई 4 जिसका नाम है गद्य और पद्य शिक्षण, जो कि हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत आता है क्षेत्रीय भाषा में, इस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये पूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं, इन्हें आप सिर्फ वस्तुनिष्ठ की तरह मत पढ़िए, क्योंकि ये आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाएंगे। वस्तुनिष्ठ तो सॉल्व कर पाएंगे आप, साथ ही साथ आप इससे, इनकी सहायता से बड़े प्रश्न उत्तर भी लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाऊंगा कैसे। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। इसमें सबसे पहला है, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है।
भाई शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि यानी सिखाने की सबसे बढ़िया प्रविधि कौन सी है, सबसे बढ़िया मेथड प्रविधि कौन सी है? भाई शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है प्रश्न प्रविधि। भाई प्रश्न करो और कोई उत्तर लिखे, यही सबसे बढ़िया प्रविधि है। जी हाँ, तो अगर आपको किसी को सिखाना है तो सबसे अच्छी मेथड क्या बोला जाएगा भाई? हम उसे कह देंगे प्रश्न प्रविधि जो है सबसे श्रेष्ठ विधि है किसी को सिखाने के लिए। तो जो शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि वो कौन सी है? प्रश्न प्रविधि। ये प्रश्न प्रविधि ही सबसे श्रेष्ठ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो है, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास प्रारंभ होता है। यानी भाषा का जो मौखिक, अगर ओरली भाषा सीखनी है, किसी भाषा को सीखने के लिए पहले हमें उसे बोलना होता है। तो भाषा को बोलना, सुनना, समझना, इतना करने के लिए आपको सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी होगी? यानी किसी को भाषा अगर बोलना सिखाना है, किसी भी भाषा को, तो उसे कैसे सिखाएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? तो भाई भाषा के मौखिक शिक्षण का जो अभ्यास प्रारंभ होता है वार्तालाप से। पहले उस भाषा में बातचीत करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप अगर किताबों में कितनी भी अंग्रेजी लिखे और आप अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते, बोलते नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो वार्तालाप करने से यानी बातचीत करने से ही जो भाषा का मौखिक शिक्षण है, ओरल एजुकेशन, जो मौखिक शिक्षण जो है वो सीखते हैं। ध्यान रखिए, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि जो है प्रश्न प्रविधि। और भी प्रविधियां हैं कई सारी, है ना, वार्तालाप हो सकता है और बहुत सारे होंगे, टेस्ट वाला जो होता है ना, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इनमें सबसे सही है प्रश्न प्रविधि। जी हाँ, प्रश्न प्रविधि जो है वो सबसे श्रेष्ठ प्रविधि है किसकी? शिक्षण की। दूसरा भाई कि भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास कहां से प्रारंभ होता है? तो भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास जो प्रारंभ होता है वो वार्तालाप से यानी बातचीत से होता है। भाई बातचीत से, है ना। भाषा के मौखिक शिक्षण का जो अभ्यास प्रारंभ होता है कहां से? बातचीत से प्रारंभ होता है। अगर बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तभी तो हमारा भाषा बोलने का, सुनने का, सीखने का जो हैबिट है डेवलप होगा। ठीक, अगला देखिए, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त है? भाई छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण यानी क्रिएटिविटी सिखानी है, एकदम रचना, ड्राइंग वगैरह सिखानी है, तो छात्र कैसे? मैं छात्रों को कहूंगा बेटा, जो छोटी कक्षा है, नर्सरी, KG1 KG2 के बच्चे हैं, उनको मैं कहूँ एक आम का चित्र बनाओ, तो बहुत हद तक नहीं बना पाएंगे, लेकिन उन्हें चित्र दिखा दूं या उनको बोर्ड पर एक बनाकर दे दूं और बोलूं कि ये आम है, इसका चित्र बनाना है, तो बच्चे फटाफट बनाएंगे। तो बच्चों को चित्र दिखाकर अगर सिखाएंगे ना, बहुत अच्छा सीखते हैं छोटी कक्षा के बच्चे। बड़े नहीं, बड़े तो बना लेंगे, छोटे की बात हो रही है। तो छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त है चित्र वर्णन। चित्र का वर्णन कीजिए और बनाने बोलिए। बच्चों से कहिए कि एक नदी, तालाब का फोटो बनाओ, जहां पर चित्र बनाओ, जहां पे पेड़ पौधे और जानवर हो, तो बच्चे फटफट बना देंगे, क्योंकि उनको चित्र दिमाग में बैठा रहता है उनके, है ना। तो छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या है भाई? सबसे उपयुक्त है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन जो है रचना शिक्षण में, छोटी कक्षाओं में बहुत ही उपयुक्त है। अगला देखिए, शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जो शब्द होते हैं उनका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थात उनके अर्थ पहले कुछ और होते थे, अब कुछ और है। या छात्र उनको पढ़ते कुछ और है, समझते कुछ और है। तो ये जो अर्थ परिवर्तन है, तो भाई उसका प्रमुख कारण क्या है? क्या कारण है, क्या रीजन है कि अर्थ जो है वो बदले हुए हैं? तो भाई प्रमुख कारण क्या है? शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण है भाव, रूप और चेतना। जी हाँ, अगर भाव बदलेंगे, रूप बदलेंगे, चेतना बदलेगी भाई, तो अपने आप शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, शब्दों के अर्थ बदलने के जो प्रमुख कारण है वो है भाव, रूप और चेतना। ये आपको ध्यान रखना है। भाव, रूप, चेतना जो है ये शब्दों के अर्थ को एकदम परिवर्तित करके रख देते हैं। यही शब्दों के अर्थ का परिवर्तन का मुख्य कारण भी है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अभी तक हमने 3-4 पढ़ लिया। शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि है भाई प्रश्न प्रविधि। शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ प्रविधि मेथड है वो कौन सी है? प्रश्न प्रविधि है। दूसरा, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास कहां से प्रारंभ होता है भाई? वार्तालाप से। भाषा जो होती है उसका मौखिक अगर बोला जाए तो कहां से शुरुआत होती है भाई? वो राज्य से कहां से होती है? वार्तालाप, बातचीत करने से मौखिक शिक्षण जो भाषा का ले सकते हैं। अगला कि छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए क्या उपयुक्त है भाई? छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए जो उपयुक्त चीज है वो क्या है? चित्र वर्णन। किसी चित्र का अगर आप वर्णन करते हैं तो बहुत ही उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए जो उपयुक्त चीज है वो है चित्र वर्णन। अगला देखिए, शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? भाव, रूप, चेतना। भाई किसी भी शब्द के परिवर्तन, उसके अर्थ का परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है वो भाव, रूप और चेतना से होता है। अगला देखिए, पांचवा, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप है। मतलब भाव और विचारों के अभिव्यक्ति का एक रूप कैसे होगा? मतलब मेरे अंदर कुछ भाव है, मेरे अंदर कुछ फीलिंग्स, इमोशंस है, और मुझे सामने लाना है दूसरों को। या तो मैं बोल कर लाऊंगा या फिर लिख कर, कागज पर लिख के दूं तब भी लोग समझ जाएंगे, या मैं किताबों में लिखूं, पर्सनल डायरी लिखूं, या फिर मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखूं, तो कोई भी पढ़ के समझ जाएगा। और लेकिन इसे थोड़ा समय लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ओरली बोल रहा हूं, जैसे मौखिक रूप से आपको बोल रहा हूं, तो मेरे अंदर जो भाव है ना, आप समझ पा रहे हो बहुत बढ़िया से, है ना। तो भाई भाव को एवं विचारों को, इनकी अभिव्यक्ति का एक रूप है, मतलब इनको दिखाना है, दर्शाना है, तो इसका रूप क्या है भाई? इसका रूप है मौखिक एवं लिखित। मौखिक और लिखित इसका रूप है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए,
सुलेख उदाहरण है भाई। सुलेख किस चीज का उदाहरण है? लिखित अभिव्यक्ति का। किसका उदाहरण भाई? लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति का उदाहरण है सुलेख। सुलेख जो है वो लिखित अभिव्यक्ति का उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, लिखित जो अभिव्यक्ति होती है उसका उदाहरण है, यानी कि लिखित रूप में। अभिव्यक्ति का मतलब है अपनी फीलिंग्स, भावनाओं को दर्शाना, इसे अभिव्यक्ति कहते हैं। तो अभिव्यक्ति जो रिटन फॉर्म में होती है वो क्या है भाई? सुलेख का उदाहरण है। सुलेख मतलब सुंदर राइटिंग में लिखना। हम अपनी भाषा, अपने विचार सबको जब सुंदर भाषा में लिख के प्रकट करते हैं पेज पर, तो उसे सुलेख कहते हैं। हम अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं ना, अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक, तो ये होगा लिखित अभिव्यक्ति। अगला देखिए, प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए उत्तम विधि है। जो प्रचलित यानी बहुत फेमस, जाने पहचाने जो संज्ञा के शब्द है, जैसे राम, सीता, है ना, जगहों का नाम मुंबई, तो ये जो नाउन जिसे कहते हैं ना संज्ञा, वो तो जो प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए उत्तम विधि कौन सी है? देखो और कहो भाई, देखो और कहो सबसे उत्तम विधि है। किसी भी चीज जो प्रचलित संज्ञा शब्द है, अभी देखिए यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो टीचर कैसे पढ़ाता है वो पढ़ रहे हैं, तो आप बड़ा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए सबसे उत्तम यानी कि अच्छी विधि कौन सी है? अब यहां कुछ बोला नहीं कौन सी, डायरेक्टली उत्तर क्या देना? देखो और कहो विधि। जी हाँ, देखो और कहो विधि जो है वह प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए डैश विधि है। ब्लैंक्स में अगर आगे रिक्त स्थान में तो लिखोगे उत्तम विधि है, ध्यान रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको। तो प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए उत्तम विधि है देखो और कहो। अगला देखिए, चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए उत्तम विधि कौन सी है भाई? चित्र का वर्णन करना हो और कथा रचना हो तो सबसे बढ़िया मेथड कौन सा है? तो भाई प्रश्न युक्त विधि। जो प्रश्न युक्त विधि है सबसे बढ़िया है। ठीक है, प्रश्न युक्त विधि से आप चित्र का वर्णन और कथा की रचना बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चित्र वर्णन करने के लिए, कथा रचने के लिए सबसे बढ़िया अगर कोई विधि है, सबसे अच्छी जो कोई विधि है, उत्तम विधि है, तो वो प्रश्न युक्त विधि है। प्रश्न युक्त विधि है जिसमें हम प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछकर ही सामने वाले से जवाब उगलवा लेंगे, है ना। तो ये सिखाएंगे भी प्रश्न पूछ कर ही। ये ध्यान रखिए, चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए उत्तम विधि है प्रश्न युक्त विधि। कौन सी विधि? प्रश्न युक्त विधि है। अगला देखिए, रसात्मक वाक्य काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहां से ना इंपॉर्टेंट सवाल यहां से शुरू हो रहा है भाई, कि रसात्मक वाक्य काव्यम यह परिभाषा दी है, किस व्यक्ति ने दी है? कवि विश्वनाथ ने दी है। जी हाँ, कवि विश्वनाथ ने यह परिभाषा दी है, रसात्मक वाक्य काव्यम। रसात्मक वाक्य ही काव्य है, जिस वाक्य में रस भरा हो, है ना, रस हो यानी कि फीलिंग्स, इमोशन हो, थोड़ा सुनने में अच्छा लगे, तो उस वाक्य को काव्य कहते हैं भाई, उसे कविता कहते हैं। तो रसात्मक वाक्य काव्यम यह परिभाषा किसने दी है? कवि विश्वनाथ ने दी है, याद रखिएगा। कौन से कवि ने? कवि विश्वनाथ ने। अगला, पद्म, पद्य जो है, पद्म नहीं पद्य, माफ कीजिएगा, पद्य। पद्य आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, यह परिभाषा किसने दी भाई? क्या कठिन परिभाषा है, फिर भी याद रखिए कि पद्य आत्मा की भाई संकल्पना अनुभूति है, यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी है? जयशंकर प्रसाद। जी हाँ, पंडित जयशंकर प्रसाद ने दी है, याद रखिए इनका नाम। अभी पहले वाला परिभाषा रसात्मक वाक्य काव्यम, ये दिया है किसने भाई? कवि विश्वनाथ ने। आसान दिया भाई, रसात्मक वाक्य काव्यम। हम सब जानते भी हैं, सुनते भी हैं, समझते भी हैं इस वाक्य को, कि रसात्मक वाक्य में यानी रस युक्त वाक्य में, जिस वाक्य में आपको रस दे, यानी कि इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, भावनाएं हो, उनको पढ़ के आपके अंदर भावनाएं जाग जाए, तो आप समझ जाइए कि वो क्या है भाई? ये कवि विश्वनाथ ने परिभाषा दी। किस चीज की भाई? काव्यम की, कविता की परिभाषा दी है उन्होंने काव्यम की, कि रसात्मक वाक्य को ही काव्यम कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? कवि विश्वनाथ ने दी है। साथ ही साथ अगला जो था, पद्य जो है आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। पद्य जो होता है वो आत्मा की संकल्पना, यानी आत्मा से हम जो सोचते हैं, मन से जो सोचते हैं वही पद्य है ना। यह परिभाषा किसने दी थी भाई? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने ये परिभाषा दी कि पद आत्मा की संकल्पना अनुभूति है। तो यहां पर मैंने आपको बताया 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। अब ये 10 प्रश्न जो हैं, इन्हीं में से 3 तो कोई आया है, गारंटी के साथ बता देता हूं। और इन 10 की सहायता से आप अति लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, अति दीर्घोत्तरीय जो है या लघुत्तरीय भी आप सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो आप इनको सिर्फ 3 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मत समझिए, ये आपको और भी नंबर दिला सकते हैं, 5 से ज्यादा नंबर तो दिलाकर ही जाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भूलो ना। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि कौन सी है भाई? प्रश्न प्रविधि। जो शिक्षण है उसकी श्रेष्ठ प्रविधि कौन सी है? प्रश्न प्रविधि। जो प्रश्न प्रविधि है वो शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ प्रविधि है। दूसरा, भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास कहां से प्रारंभ होता है? वार्तालाप से प्रारंभ होता है। जी हाँ, भाषा के मौखिक शिक्षण का जो अभ्यास प्रारंभ होता है वो वार्तालाप से होता है। भाषा के मौखिक शिक्षण का अभ्यास प्रारंभ होता है वार्तालाप यानी कि बातचीत से। अगला देखिए, छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त क्या है भाई? छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त है चित्र वर्णन। जी हाँ, चित्र का वर्णन करना ही छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही अच्छा है। ये आपको ध्यान रखना है कि छोटी कक्षाओं में रचना शिक्षण के लिए उपयुक्त है चित्र वर्णन। अगला देखिए,
शब्द के अर्थ परिवर्तन का प्रमुख कारण है कि उसके भावों, रूपों एवं चेतनाओं में परिवर्तित होना। ठीक है, अगर किसी शब्द का भाव परिवर्तित होगा, उसमें जो रचना या रूप या उसकी जो चेतना है वो परिवर्तित होगी, तो अपने आप उसका अर्थ परिवर्तित हो जाएगा। तो शब्द के अर्थ परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो है भाव, रूप, चेतना। ठीक है, अगला देखिए भाई, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप है, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप है, क्या रूप है भाई? मौखिक या फिर लिखित? मौखिक या लिखित। तो भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का एक रूप है मौखिक और लिखित। आप अपने भाव को, विचार को प्रकट करना चाहते हो तो या तो लिख के बताओगे किसी को या फिर बोलकर बताओगे। तो बोलो तो मौखिक और लिखा तो लिखित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला, सुलेख उदाहरण क्या है भाई? साफ सुथरा लिखना सुलेख उदाहरण क्या है? लिखित अभिव्यक्ति। भाई रिटर्न फॉर्म में, लिखित भाषा में, लिखित रूप में अगर आप अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं तो लिखित अभिव्यक्ति। अपने भाव को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति कहलाता है। तो भाई लिखकर बोलोगे तो लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक बोलोगे तो मौखिक अभिव्यक्ति। ध्यान रखिएगा, है ना। प्रचलित संज्ञा शब्दों को सिखाने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है? जो प्रचलित संज्ञा शब्द होंगे उन्हें सिखाने के लिए उत्तम विधि है देखो और कहो विधि। कौन सी विधि? देखो और कहो विधि। अगला, चित्र वर्णन और कक्षा रचना, कथा रचना के लिए, माफ कीजिएगा, कथा रचना, चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए जो उत्तम विधि है वो कौन सी विधि है? प्रश्न युक्त विधि है। कौन सी विधि? प्रश्न युक्त विधि। चित्र वर्णन और कथा रचना के लिए जो उत्तम विधि है वो प्रश्न युक्त विधि है। अगला, रसात्मक वाक्य काव्यम, यह परिभाषा दी है कवि विश्वनाथ ने। जो रसात्मक वाक्य होता है वही कविता काव्य होता है, यह परिभाषा दी है कवि विश्वनाथ ने। अगला देखिए, पद जो है आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, यह परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने। जी हाँ, पद जो होते हैं वो आत्मा की संकल्पना अनुभूति है, यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। अगला, वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? तो भाई अब तो अब यहां से वास्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ तो हमारे 10 खत्म हो गए, अब हम अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? भाई वाचन कैसे किया जाता है? मौखिक वाचन, है ना, और फिर मन में जो करते हैं मौन वाचन। आप जानते हैं वाचन मुद्रा यानी जिस मुद्रा में रहकर आप पढ़ रहे हैं उसे वाचन मुद्रा कहते हैं। बहुत आसान है। वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं? जिस मुद्रा में आकर हम कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक महसूस करें और वहां से वाचन करें, उस मुद्रा में वाचन करें, तो इसे हम क्या कहते हैं भाई? वाचन मुद्रा कहते हैं। वाचन मुद्रा का अर्थ होता है किसी भी चीज को पढ़ना मौखिक रूप से। ठीक है, वाचन दो भी हो सकते हैं, मौन वाला वाचन भी हो सकता है, मन के मन में पढ़ना मौन वाचन, बोलकर पढ़ना मुख वाचन, मौखिक वाचन, है ना। तो ये प्रश्न क्रमांक 11 हो गया, आप लिख पाएंगे। 12वां देखिए, संवाद या वार्तालाप से आप क्या समझते हैं भाई? संवाद या वार्तालाप या बातचीत से आप क्या समझते हैं भाई? विचारों के आदान प्रदान को ही तो संवाद कहा जाता है। जैसे मैं अपने विचार आपको दे रहा हूं और आपको जो चाहिए आप सुन रहे हो, तो हम दोनों एक दूसरे, आप कमेंट भी करते हो यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? अपना आदान प्रदान कर रहे हैं अपने विचारों का। ठीक, तो यही तो संवाद और वार्तालाप है। यही क्या है? चैटिंग जिसे आप बोलते हैं ना, चैटिंग करना भाई आपकी भाषा में, तो वो वही है। संवाद या फिर वार्तालाप जो है वो क्या है? इसका अर्थ होता है अपने विचारों, अपने भावों की अभिव्यक्ति करना। किसी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति के साथ, मनुष्य के साथ अपने विचार एवं भाव की अभिव्यक्ति करना, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना, यही क्या कहलाता है भाई? यही हमारा संवाद या फिर वार्तालाप कहलाता है। अगला देखिए, निबंध रचना के भेद बतलाइए भाई। निबंध रचना के कितने भेद होते हैं? यानी निबंध लिखने के लिए उसके टाइप्स कितने हैं? तो निबंध रचना के निम्नलिखित भेद दिए गए हैं, ऐसा लिख दीजिए थ्योरी, उसके बाद डैश देकर लिख सकते हैं भाई। एक वर्णनात्मक निबंध, जी हाँ वर्णनात्मक, जिसमें वर्णों का बहुत महत्व होता है। दूसरा विवरणात्मक निबंध, जिसमें बहुत विवरण, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, सब कुछ ऐसा होता है फिर वैसा होता है, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो वर्णनात्मक, विवरणात्मक, और तीसरा जो है विचारात्मक भाई, विचारात्मक, और चौथा है भावात्मक। याद रखिए, इन सब के बाद में आपको निबंध लगाना जरूर है। तो सवाल कैसा रहेगा? निबंध रचना के भेद बतलाइए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर में? निबंध रचना के भेद निम्नलिखित दिए गए हैं, डैश दे दीजिए। नंबर 1 पहला है वर्णनात्मक निबंध, डैश देगा उसमें लिखिए। इसमें वर्णनात्मक, इसमें वर्णन किया जाता है, इसमें खास ध्यान किसी भी चीज के बहुत ज्यादा वर्णन करने पर टिका होता है, तो ऐसे ज्ञान को हम कहते हैं भाई वर्णनात्मक ज्ञान या फिर वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। ठीक, दूसरा विवरणात्मक निबंध, यानी कि किसी भी चीज का अगर आप विवरण करते हैं, जैसे कि अभी देखोगे आप, कोई लोग जो है वो अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाते हैं, नया मोबाइल खरीदा, एयरपोर्ट निकला, कोई भी चीज निकली तो उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई भी गैजेट का, तो वो क्या करते हैं भाई? उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, उसका विवरण देते हैं कि हाँ इतने काम करता है, इतना अच्छा काम करता है, इतना खराब करता है, ऐसा। ठीक, तो विवरणात्मक निबंध। और तीसरा जो विचारात्मक, जिसपे विचार चलते रहता है, ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, या इससे क्या करवाया जाए, क्या काम नहीं लिया जाए, अभी तक विचार चलते रहता है, तो ये विचारात्मक निबंध हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने भाई वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक, तो इन चार जो है इनके आधार पर निबंध की रचना की जाती है। तो ये निबंध के भेद है। जी हाँ, तो निबंध की रचना इनके आधार पर की जाती है। अगला प्रश्न देखिए भाई,
कविता शिक्षण की प्रणाली के बारे में बतलाइए भाई। कविता शिक्षण की प्रणाली क्या है, यानी कविता कैसे सिखाई जा सकती है भाई। भाई कविता सिखाने के लिए ना आपको क्या करना पड़ा, कई सारी विधियों का, कई सारी प्रणालियों का आपको इस्तेमाल करना होगा, यानी पुराने मेथड्स, नया मेथड, इनोवेटिव मेथड्स का, तरीकों का इस्तेमाल करना होगा सिखाने के लिए। तो कविता शिक्षण की प्रणालियां निम्नलिखित दी गई हैं। इसमें आप देख पाओगे भाई गणित प्रणाली, गणित के माध्यम से भी कविता सिखाई जा सकती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाई गणित है लेकिन कविता जैसा बोला जाता है ना। तो गीत प्रणाली से हम क्या कर सकते हैं, हम कविता शिक्षण दे सकते हैं। दूसरा अभिनय प्रणाली, भाई एक्टिंग करके, अभिनय करके, है ना, मूवी ना देखते हो ना, एक्टर लोग एक्टिंग करते हैं, तो ये अभिनय प्रणाली से भी क्या कर सकते हैं भाई, कविता शिक्षण दिया जा सकता है। फिर आता है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली यानी किसी भी चीज का एनालाइज, समीक्षा करना, वो हो गया है बस उसके बारे में बातचीत करके सोचना समझना क्या गलत क्या अच्छा रहा, समीक्षा प्रणाली। फिर है तुलना प्रणाली, भाई तुलना वाली, जहां पे कंपटीशन हो, एक दूसरे से कंपेयर किया जाए, इसे कहते हैं तुलना प्रणाली, है ना। तो गीत प्रणाली, अभिनय प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और तुलना प्रणाली, तो इन मेथड से, ये जो प्रणालियां हैं, इनसे कविता शिक्षण दिया जाता है। तो कविता शिक्षण के मेथड से कविता सिखाने के लिए ऐसे ऐसे मेथड्स हैं बने हुए हैं, ठीक है। अगला देखिए, लिखित रचना के प्रकार बतलाइए। जो लिखित रचना होती है उसके प्रकार क्या है, मतलब रिटर्न फॉर्म में जो रचना है उसके क्या प्रकार है। तो भाई वर्णन, पत्र, निबंध, सारांश, व्याख्या, संवाद और रिपोर्टाज। भाई जी हाँ, रिपोर्टर से बचने के लिए, कीचड़ विचड़ से बचने के लिए जो रिपोर्टर लोग पहले इस्तेमाल किया करते थे, यानी पहले की जो टेक्निक इस्तेमाल होती थी सिखाने के लिए, वो भाई रिपोर्टाज थी। तो ये निबंध इसमें भी लिखित रूप से लिखा जाता है ना, आर्टिकल जो देखते हैं सब। तो लिखित रचना के प्रकार क्या क्या है इसमें आप देख लीजिए। लिखित रचना के पहला प्रकार वर्णन, दूसरा पत्र, तीसरा निबंध, चौथा सारांश, पांचवा व्याख्या, छठवां संवाद, सातवां रिपोर्टाज। रिपोर्टाज, रिपोर्टर भी नहीं बन पाया ना, पहले ही उसको बता दिएगा ऐसा। तो इस प्रकार का रिपोर्टाज ऐसा है, र आसमानी र पहले बोला जाता है। तो ये तो हो गए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन है। एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब कुछ इसी में आ गया। इन सब प्रश्नों की सहायता से आप पूरी की पूरी इकाई के 13 नंबर हासिल कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर जुड़े रहना है, देखते रहना है। अभी अब मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर वीडियो रोक के आप क्या कर सकते हैं, पूरा लिख भी सकते हैं, आप चाहे तो ये जेरॉक्स निकाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो इसे बाद में भी लिख सकते हैं। साथ साथ आपने लिखा है या अभी लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है 15, ये परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये डीएलएड की कई परीक्षाओं में पहले पूर्ववत जो परीक्षाएं हुई है उनमें पूछा जा चुका है, और भी फ्यूचर में होने वाली, आने वाली जो एग्जाम है, परीक्षा है, उसमें पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो ध्यान रखें, यही पढ़कर जाएं, इसी प्रकार से लिखें तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज जो भारतवर्ष के सभी छात्रों के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज ऑफर करते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा आपको बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीड, एमपीटीईटी, एमए, एमकॉम, एमएससी, इतने प्रकार के बहुत सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन कोर्सेस में मन चाहे कोर्स में, आप इच्छित कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा मिलेगी। आप डिस्टेंस मोड यानी कि प्राइवेट करना चाहते हैं तो भी, और आप रेगुलर करना चाहते हैं तो भी आप प्रवेश पा सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हजारों सैकड़ों छात्रों ने हमसे पढ़कर अच्छे ओहदे पर विराजमान है। तो आप भी अगर अपना सरकारी अधिकारी, सरकारी टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो दिए गए टॉपिक्स को पूरा क्लियर कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करके देखते रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी की, जिसमें हमने देखा कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी अलग अलग कोर्सेस आपको ऑफर करते हैं और उन कोर्सेज से आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। तो वही बात होगी अगर हमारे इस पूरे चैनल की, तो वो चैनल पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसे लगी, और आगे कैसा वीडियो चाहिए आप इस पर भी अपने विचार रख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।